स्टॉक को? देखिए, टाटा कम्युनिकेशन की बात करूं तो मेरे को लगता है कि इसमें एक शार्प फॉल हो चुका है ऑलरेडी। करंट लेवल्स पे मेरे को लगता है कि डाउनसाइड लिमिटेड है अप टिल अराउंड 1840 तक का एक डाउनसाइड है, तो 2-3% का डाउनसाइड है अभी भी। लेकिन मेरे को लगता है अगर जो लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना है तो आई विल वेट इट आउट। मेरे को लगता है करंट लेवल्स पे एक 40 रुपए का डाउनसाइड है अभी भी, इसके लिए करंट लेवल्स पे अवॉइड अराउंड 1840 जब भी आता है तो विल रिविजिट। ओके, टाटा कम्युनिकेशन पे आपका सेंस। इस बीच चलिए अब बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी पे फोकस करते हैं और इस क्रम में हमारे साथ आज श्री अनिरुद्ध गर्ग, पार्टनर एंड हेड ऑफ रिसर्च इन्वेस्ट PMS के इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ अनिरुद्ध, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। पहला प्रश्न तो आपसे यही होगा कि आखिर इस दौर में हमारी खता क्या थी? हमें सज़ा जो मिली, मतलब आप देखिए US का इन्फ्लेशन का फिगर, उसके बाद आई थिंक ये लास्ट वीकेंड में भी जो इजराइल और ईरान के बीच का डेवलपमेंट, शायद वो एस्केलेट हो, पॉसिबिलिटी लग रही है जिस प्रकार के स्टेटमेंट आ रहे हैं उसको देखने के बाद। बट इस बीच में हमारा अर्निंग सीजन भी शुरू हुआ। आज आप निफ्टी IT का मैसेज देखिए, लगभग 1 साल की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पर। अभी आई थिंक ये डायनामिक्स क्या कह रहे हैं? आई मीन जो ये कलेक्टिवली जो ये न्यूज़ फ्लो है और इवेंट्स का फ्लो है जिस प्रकार का, क्या बाजार यहाँ से कुछ और वैल्यू सरेंडर करने को तैयार है आपके अनुसार? नमस्कार वीरू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हम मार्केट को ऐसे देख रहे हैं, जब हमारी लास्ट बात हुई थी तो हमें क्लियर है इस टाइम पे कि ये एक महंगे बाजार हैं। तो मार्केट्स में इतनी वैल्यू है नहीं जितनी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर हम किसी भी इवेंट की बात करें, चाहे वो US इन्फ्लेशन डेटा हो, चाहे वो ईरान और ये वॉर हो इजराइल और ईरान की, हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि मार्केट्स कभी भी जो टॉप आउट हैं वो बैड न्यूज पे नहीं होती। मार्केट्स बिहेवियर को बहुत ज्यादा मानती हैं और मार्केट्स को एक गुड न्यूज चाहिए होती है टॉप आउट होने के लिए। तो एक बहुत बड़ी मंदी तो हमें यहाँ से नहीं दिखती है, बट हाँ, हमें अपना क्या कहते हैं कि हर कदम फूंक के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक महंगे बाजार हैं। हमें 2 महीने का ना देख के अगले 2 साल के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। जो अल्फा पिछले 1-1.5 साल में 2 साल में क्रिएट किया है उसको बचाना, और नए स्टॉक्स जो अगले 2 साल के लिए लीड कर सकते हैं उनमें से जो आपको वैल्यू पे मिलते हैं उन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, इस क्रम में आप एग्जैक्टली अनिरुद्ध जी IT को प्लेस कहाँ करते हैं? आज TCS अपनी अर्निंग्स के बाद 200 रुपये और खिसक चुका है और पूरा स्ट्रीट आई थिंक नंबर्स के बाद इनके मार्जिन्स को लेकर उत्साहित था। जो मार्जिन्स उन्होंने पोस्ट किए एक्सपेक्टेशन से कहीं अच्छे थे। हाउस व्यूज़ में करीब 4700-4800 रुपये की टारगेट। अब इन्फोसिस लाइन अप है। IT आपको इस प्राइस पे, क्योंकि आपने कहा कि आपको एक अवधि रखकर उस प्रकार से अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा, क्या आपकी उस सोच में इस वक्त IT अपीयर होता है, स्पेशली लार्ज कैप IT? एब्सोल्युटली होता है जी। IT के साथ क्या हो रहा है अभी कि IT एक FII जगरनॉट जो सेलिंग का चल रहा है, ये उसका शिकार है। एंड गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि IT इज अ गुड एडिशन एट दीज वैल्यूज। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि आप एक अच्छी बेट लेते हैं, आपकी कैलकुलेशंस ठीक होती हैं, पर टेम्परेरी मार्केट फिनोमेना की वजह से आपका ट्रेड या आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप प्रॉपरली नहीं कर पाते और बिक जाती है। तो हम कहेंगे कि IT में हर डिप में सिप करिए, एंड अगले 2 साल के लिए IT शुड बी अ गुड बेट। जब भी बुरे नंबर्स आएंगे या मार्केट में प्रेशर होगा तो बहुत सारी बैड न्यूज होगी। एक अच्छा इन्वेस्टर बैड न्यूज को इग्नोर करके अब अगले 2 साल 3 साल पे फोकस करता है, एंड दैट इज व्हाट वी थिंक कि IT में करना चाहिए। निरुद्ध, IT में आपने हाल फिलहाल में कुछ पोजीशन बढ़ाई है, तो किन स्टॉक्स में वो बढ़ी है? लार्ज वर्सेस मिड कैप्स, अगर एक अंदाजा हमें दे सकें जो आपने डिस्क्लोज किया हुआ है। जी, तो हमने हर्षिता जी, जो हमारी लास्ट बात हुई थी, हमने अपना पोर्टफोलियो जनवरी एंड में मिड कैप से लार्ज कैप्स में ट्रांसफॉर्म किया था। अब हम सिर्फ मिड कैप्स में वो ही स्टॉक्स ले रहे हैं जो हमें वैल्यू पे मिलते हैं। वैल्यू का आप कोई भी पैरामीटर लगाइए, जैसे 200 डे मूविंग एवरेज या आई वुड से
जितने भी ये वैल्यू के हम आई लाइक 200 डे मूविंग एवरेज अ लॉट, सो वी हैव एडेड अ फ्यू शिप बिल्डिंग कंपनीज, कपल ऑफ लीडर्स इन रेलवे कोच मैन्युफैक्चरिंग, जो हमें लगता है कि अच्छी वैल्यू पे मिल रहे हैं। और यहाँ से बहुत ज्यादा अगर मार्केट में आगे जाके टॉप आउट होती है या कोई क्रैश भी आता है तो हमें बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं देखनी पड़ेगी। हमारा फोकस मेनली इस टाइम पे कैपिटल प्रेजर्वेशन पे है और वैल्यू बाइंग पे है। ओवरऑल पोर्टफोलियो में लार्ज कैप से हमने अपनी जो डाउनसाइड है उसको कंट्रोल किया है। हमें लगता है कि मिड एंड स्मॉल कैप में यहाँ से 10 से 15% की तेजी आ सकती है, और अगर डाउनसाइड की बात करें तो डाउनसाइड थोड़ी बड़ी रहेगी 20 से 25% की। वाइल लार्ज कैप में हमें लगता है कि तेजी ज्यादा ना सही 5 से 10% की ही आएगी, बट डाउनसाइड भी 10% से ज्यादा की नहीं है। तो इन महंगे बाजारों में वी आर फोकसिंग मोर ऑन कैपिटल प्रेजर्वेशन। ओके तो ये मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी। अब इस समय तो कैपिटल प्रेजर्वेशन पर जोर है अनिरुद्ध, लेकिन FY24 में योर PMS वाज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स। आई थिंक वो आपका मल्टी कैप वाला PMS था, वो मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी, 128% प्लस तक के रिटर्न्स बने। अब उनमें से स्टार परफॉर्मिंग काउंटर्स कौन से थे जो अभी भी आपकी कन्विक्शन लिस्ट का हिस्सा हैं? मैम हमारे पास क्या था, नवंबर 2022 में हमने रिकॉग्नाइज किया था कि रिलेटिव चेंज सबसे ज्यादा कैपेक्स एंड कैपेक्स ओरिएंटेड कंपनीज के पास है। देखिए ये एक ओल्ड इकोनॉमी रन है, ओल्ड इकोनॉमी रन में दो ही चीजें चलती हैं, या तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स चलेंगे या केपेक्स एंड केपेक्स ओरिएंटेड थीम चलेगी। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स के चलने के लिए आपको ग्लोबल ग्रोथ और ग्लोबल इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल चाहिए, जो कि दोनों ही नहीं थे। और केपेक्स के बारे में बात करें तो केपेक्स वाज एट इट्स हाईएस्ट, बजटरी एक्सपेंसेस में 19.5%, इट वाज हाईएस्ट आफ्टर 2005 था। तो एक रोड मैप बहुत ही क्लियर था कि केपेक्स शुड लीड द रन। उनमें से अब हमारे पास जो हमने जैसे ही वो मिड कैप स्मॉल कैप से एग्जिट करके लार्ज कैप में आए, अब सिर्फ हम वो ही शेयर्स खरीद रहे हैं जैसे मैंने आपको अभी बताया, जो हमें वैल्यू पे मिल रहे हैं। सो कुछ कंपनीज जैसे बताया आपको, शिप बिल्डिंग कंपनीज या समथिंग लाइक अ टीटागढ़ वैगन्स, जो हमें लगता है कि फिर भी एक वैल्यू बेट भी बन गए हैं। इन पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बाकी हमारे पास सब लार्ज कैप्स में ही है। हम बिलीव करते हैं जो एक साल के पीछे 128% रिटर्न की बात कर रहे हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द लॉन्ग रन के अगर आपने कोई कैपिटल अल्फा बनाया है। अल्फा बनाना आई बिलीव मार्केट में आसान है, अल्फा को प्रिजर्व करना मार्केट में बहुत मुश्किल है। दैट इज जो मेरे 15 साल 20 साल में अपने सीखा है, एक्सपीरियंस है। सो दिस ईयर शुड फोकस मोर ऑन कैपिटल प्रेजर्वेशन। हाँ, जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी वैल्यू की आएगी जो मार्केट में आती रहती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, उन वैल्यू अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब जरूर करना है। कुछ मार्केट में ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, ओवरऑल ब्रॉड सिनेरियो सेम है, केपेक्स एंड केपेक्स ओरिएंटेड रन। एंड अब एक एडिशन बहुत ही अच्छी हुई है जिसके बारे में मैं जरूर, मुझे है कि आप जरूर बात तो करेंगे, जो हमें ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं ग्लोबल ग्रोथ में और ग्लोबल इन्फ्लेशन का कुछ कंट्रोल आने पे। तो मेटल्स हमें लगता है कि अगले 2 साल के लिए आपके पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। ओके, मैं इनफैक्ट अनिरुद्ध जी आप यकीन मानिए मेटल्स पे आने ही वाला था, और आपने स्वीकार कर लिया कि मेटल्स अगले 2 साल में आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो ये इसको आप क्लासिफाई नहीं करेंगे फेरस नॉन फेरस या फिर बोथ क्लास? और ये इस बार का जो मूव था बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लगा आपको कि गोल्ड एट ऑल टाइम हाई, इनफैक्ट बहुत ही वर्टिकल राइज और इक्विटीज परफॉर्मिंग आई थिंक टुगेदर, मतलब मैं सिर्फ पिछले 4-5 दिन को छोड़ दूं तो यहाँ से गोल्ड और कितना कैपिटलाइज कर सकता है आपके अनुसार? वीरू जी आपकी कुछ आवाज कट गई थी, कुछ आप प्लीज ये क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे? पहला तो मेरा व्यू था कि आपने मेटल्स को कहा कि अगले 2 साल आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, तो फेरस नॉन फेरस दोनों ही ग्रुप इसको क्या कुछ क्लासिफाई करेंगे? और एक सेंस आपका गोल्ड पर भी, गोल्ड पर आपका व्यू क्या है? ओके, तो फेरस नॉन फेरस में आप ये चीज समझिए, ये एक प्रॉपर साइक्लिकल बॉटम आउट हुआ है। अगर हम मेटल्स को देखें तो आज से 3 महीने पहले हमने इस चीज को हाईलाइट किया था कि मेटल्स की जो इन्वेंट्री लेवल्स हैं वो पिछले 2 साल के लोएस्ट पे हैं।
इंडियन मेटल प्राइसेस ग्लोबल पीयर से compete नहीं कर पा रहे, तो इंडियन मेटल प्रोसेसर्स, चाहे वो स्टील के हों चाहे कॉपर के हों, जो स्क्रैप इंडिया में इंपोर्ट होती है उसको कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस ठीक नहीं थे। इन भावों पे हम बोल सकते हैं कि हाँ, हम ग्लोबल पीयर्स के साथ हाथ से हाथ मिला के हमारे प्राइजेस हो गए हैं। एंड सर, बहुत ही मंदी देखनी पड़ी मेटल प्रोड्यूसर्स को पीछे, जिन्होंने अराउंड 50 करोड़ कैपेक्स का एक स्मॉल स्टील प्लांट लगाया हुआ था, उनको अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपीस पर डे का लॉस हो रहा था। एंड इफ दे हैड 4 फर्नेसेस, दे वर रनिंग जस्ट 1। तो जब ये सब फिनोमेना होता है, इन्वेंट्रीज वाइप आउट होती हैं, इंडिया जैसे बड़ी इकोनॉमी को आप बोलिए कि ग्लोबल रेट्स पे अनकॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, तो दिस इज वेयर मेटल्स बॉटम आउट। एंड ये एक लंबा सिनेरियो है। वी बिलीव के कॉपर प्राइजेस शुड मूव टू 4 डिजिट्स गोइंग फॉरवर्ड। एंड ये जितने भी स्टॉक्स हैं, हिंदुस्तान कॉपर, नेशनल एल्यूमिनियम, they should be the darlings of the market going forward. ओके, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया आपने, और आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आपने यहाँ पे रखा अनिरुद्ध जी, कि हाँ, मतलब इतना खुल के आपने बात बोली कि मैं अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहूँगा 2 साल, और एक इनफैक्ट टाइम ड्यूरेशन भी दी। अच्छा, कमोडिटीज़ में ही रहें तो ये कन्विक्शन आपका क्या केमिकल्स में है? क्या केमिकल्स में प्राइस डैमेज बहुत हुआ था, और शायद ये कहा जा रहा था कि FY25 के फर्स्ट क्वार्टर तक आके स्थिति अच्छी होगी। आपका मानना वही है कि फर्स्ट क्वार्टर या फिर सेकंड क्वार्टर तक थोड़ा सा प्राइस मोमेंटम पिकअप करेगा, डिमांड पिकअप करेगी? आप क्या सेम व्यू रखते हैं केमिकल्स पे? क्या वीरू जी, प्रॉब्लम डिमांड की नहीं है, प्रॉब्लम है सप्लाई। पीछे जो केमिकल प्राइसेस में जो तेजी आई है, उस टाइम पे प्राइस एक्शन, नेट में प्रॉब्लम आ रही है। आवाज आ रही है अनिरुद्ध वैसे? ओके, तो वीरू जी, प्रॉब्लम सप्लाई की ज्यादा है। जो भी इतनी एक्सेस सप्लाई पिछले कुछ टाइम में बनी है ग्लोबल केमिकल सेक्टर में, और स्पेशली इंडिया में, इसको एब्जॉर्ब होने में हमें लगता है कम से कम 2 साल और लगेंगे। तो अगर हम सेम 2 साल की अवधि की बात करें तो हम केमिकल्स पे बुलिश नहीं है। अनिरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे।